अंडरस्टैंडिंग सही है क्या? ऐसे ही है ऑफ एंटिटी एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? एक दो कॉन्सेप्ट सुन ले जल्दी से। इस अंडरस्टैंडिंग को जब आपने ऑब्टेन करनी है, इस अंडरस्टैंडिंग को जब आपने ऑब्टेन करनी है तो आपने कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। सही है। आगे 315 के बाद कौन सी चीज स्टार्ट हो जाएगी आयजा? 500। यहां पे जो प्रोसीजर्स है वो कहलाते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स, और ये प्रोसीजर्स कौन से कहलाते हैं? रिस्क असेसमेंट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है प्यारे बच्चों। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या है? इट विल हेल्प द ऑडिटर टू, जल्दी जल्दी, इट विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड assess the audit risk। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लानिंग फेज में होता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कहां पे होता है? प्लानिंग। अगर मैं कहता हूं मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया है और मुझे खदशात है, मेरा रिस्क है कि इन्वेंट्री क्या हो चुकी है? ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो मेरा रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है, मेरे पास एविडेंस नहीं है किस चीज का? कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हुई भी है कि नहीं भी। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो प्लानिंग फेज में मैं क्या करता हूं? प्लानिंग फेज में एज एन ऑडिटर में, अगर मैं बैंक का ऑडिट कर रहा हूं और पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं और इन्फ्लेशन रेट 32-35% पे, जो ऑफिशियली ये लोग बता रहे हैं, अनऑफिशियली तो 50-60% पे आपका इन्फ्लेशन है। सही है। तो ऑफिशियली इन्फ्लेशन आपका ऑफिशियली 32% पे है। काइबोर आपका आज मेरे ख्याल से बढ़ने का था शायद 2% और, तो 22% पे आपका क्या हो चुका है? 22% पे प्यारे बच्चों आपका काइबोर आके खड़ा हुआ है। तो जब मैं बैंक का ऑडिट कर रहा हूं और बैंक का ऑडिट करते हुए मैं ये बोलूं कि जब इन्फ्लेशन इतनी है, पैसे नहीं है, और जिस बंदे ने लोन लिया हुआ होगा घर के लिए, वो घर का लोन तो रीपे नहीं कर सकता, रिस्क है कि शायद रिसीवेबल क्या हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास एविडेंस नहीं है अभी। क्यों? ये सारे काम मैं कौन से फेज में कर रहा हूं जल्दी से बता दे? मैं प्लानिंग फेज कर रहा हूं प्यारे बच्चों। जबरदस्त। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए मुझे क्या करना होता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं। तो इसमें से पहला प्रोसीजर है इंक्वायरी, दूसरा है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। कंफर्मेशन है अनस साहब, अनस, वो कंफर्मेशन तो, कंफर्मेशन से मुझे रिस्क आइडेंटिफाई थोड़ी होता है। कंफर्मेशन से तो मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होता है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो रिस्क, तो इंक्वायरी मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछ लिया, मार्केट में कोई नया मार्केटर तो नहीं आता। मैंने लॉयर्स, जो कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट है, उससे पूछ लिया मार्केट में आपका कोई केस वेस तो नहीं चल रहा। मैंने वेयर हाउस वाले से इंक्वायरी कर ली, कोई ओल्ड या ऑब्सोलीट इन्वेंट्री तो। ये इंक्वायरी कर रहा हूं, ये प्लानिंग फेज में, इससे मुझे एविडेंस ऑब्टेन, इससे मुझे रिस्क फैक्टर्स मिल रहे हैं जिससे मैं कोई रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। बच्चों याद क्लियर है? रिस्क की जो असेसमेंट थी वो किन मैटर्स पे डिपेंड करती है जल्दी से बता दें? रिस्क की असेसमेंट डिपेंड करती थी किस पे? एस्टिमेट्स, फ्रॉड, ये दो वर्ड हमने लिखे थे अभी फिलहाल। सही है बच्चे। जब आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं और रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं बाय ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, तो मैं फिर कहां दाखिल हो जाऊंगा? परफॉर्मेंस फेज में। और यहां पे मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों? परफॉर्मेंस फेज में दाखिल हो जाऊंगा। स्टैंडर्ड आपसे कहते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट सुन ले, इसको नोट नहीं करना है, सबने यहाँ देखना है। स्टैंडर्ड आपसे कहता है जब आप परफॉर्म, मतलब कि प्लानिंग खत्म तो अब कोई रिस्क नहीं है। प्लानिंग खत्म तब कोई रिस्क नहीं है। नहीं मतलब अब ये आपने वो कह दिया कि अब इसके अलावा कोई रिस्क आइडेंटिफाई, चाहे आप परफॉर्मेंस फेज में चले जाओ या रिपोर्टिंग फेज में चले जाओ, कोई रिस्क आइडेंटिफाई होगा ही नहीं, ऐसा है? नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। इस तरह कहते हैं जब आप परफॉर्मेंस फेज में होते हो तो आपके पास तो ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, और जब आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन भी आ सकती है जिसके बेसिस पे आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया। तो स्टैंडर्ड ने 315 में एक कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है जिसका नाम है रिवीजन ऑफ रिस्क
रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट। और स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि अगर एज एन ऑडिटर पूरे ऑडिट में अगर आपको कोई न्यू इंफॉर्मेशन रिसीव होती है या कोई इनकंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस आपको मिलता है, इनकंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस का मतलब आप कौन से फेज में दाखिल हो चुके हैं, आप परफॉर्मेंस फेज में। तो अगर आपको कोई इनकंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस मिलता है या आपको कोई न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है, स्टैंडर्ड आपसे कहता है फौरन से अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करें प्यारे बच्चों, और जब रिस्क रिवाइज होगा तो उसके अगेंस्ट मजीद फर्दर ऑडिट, बिकॉज आपने तो इसके ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई किया ही नहीं था, आपने तो इसको फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात बताऊंगा, एक बड़ी ही प्रैक्टिकल एग्जांपल, हम आगे जाके भी इसको पढ़ेंगे। हम एक कंपनी को ऑडिट कर रहे थे, सुनिएगा, एक कंपनी का रिसीवेबल था एक दूसरी कंपनी के साथ, और वो दूसरी कंपनी एक जायंट कंपनी थी, है एक जायंट कंपनी थी, और आज तक उस दूसरी कंपनी ने कभी भी आपको डिफॉल्ट नहीं किया था। तो हमने कहा यार क्या इम्पेयरमेंट का रिस्क है, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या इम्पेयरमेंट का रिस्क है, हमें एज एन ऑडिटर इम्पेयरमेंट के ऊपर कोई रिस्क आइडेंटिफाई, हमने कहा 400-500 अरब का तो नेट एसेट है उसका यार, 3-4 अरब का रिसीवेबल पेबल है, क्या इसमें मसला होगा, हमने कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया। जब इम्पेयरमेंट के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया तो क्या इम्पेयरमेंट के ऊपर प्रोसीजर करूंगा, इम्पेयरमेंट के ऊपर कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा, जब परफॉर्मेंस फेज में दाखिल हुआ मुझे ऐसे कई मैंने उस पार्टी को कंफर्मेशन भेजी, उसने मुझे कहा मुझे तो ये अमाउंट पे करनी नहीं है, मुझे ये अमाउंट पे करनी है। अच्छा, कंफर्मेशन अनस साहब कब भेजते थे, कंफर्मेशन कहाँ भेजते थे, हाँ कब, नहीं कब, कौन से फेज में भेजते थे, परफॉर्मेंस फेज में। तो परफॉर्मेंस फेज में कंफर्मेशन भेजी तो पता चला सामने वाला पे करने, तो सामने तो मना करे, मेरे पास एक न्यू इंफॉर्मेशन आई, मैंने कहा सामने वाला पे नहीं कर रहा तो इसका मतलब है तो 100 रुपए का रिसीवेबल है। मैंने फौरन से अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करा, मैंने नया रिस्क आइडेंटिफाई किया, और सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करके छोड़ नहीं दिया, जब रिस्क आइडेंटिफाई हुआ तो उसके अगेंस्ट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे भाई, क्लियर हम सारे यहाँ पे। तो हमारे पास आइजा 315 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम था रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट। ये सारी चीजें मैं वापस से लिखूंगा, इसको मैंने जानबूझकर बड़ा मैसेज लिखा हुआ है ताकि हमें एक चीज आगे जाके समझ में आ जाए, मैं चाहूंगा कि आप वो समझें। क्लियर है प्यारे बच्चों, हम सारे यहाँ तक डन हो गया। अच्छा यार अब अगला चैप्टर बना दें, आप किस चीज का, आइजा 550 रिलेटेड पार्टी, बच्चों रेडी अब।